इस इमेज को देखें। ये आसमान से ली गई जापान के हिरोशिमा शहर की इमेज है। ये वाली परमाणु बम का विस्फोट होने के पहले की तस्वीर है और ये वाली परमाणु बम विस्फोट होने के बाद की है। सिर्फ एक बम ने पूरे शहर को मिट्टी में तब्दील कर दिया था। अब इस इमेज को देखें। जैसे पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, वैसे ही जब हिरोशिमा में परमाणु बम फटा तो हिरोशिमा के एक बैंक में इस कर्मचारी का शरीर बम के रेडिएशन के कारण भाप बनकर हवा में उड़ गया था। यह सिर्फ उनकी परछाई है। तो हिरोशिमा में हुआ दुनिया का पहला परमाणु बम हमला इतिहास की एक ऐसी घटना थी जैसे पहले कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि इस हमले के बाद पूरा हिरोशिमा शहर बिल्कुल एक नर्क जैसा दिखाई दे रहा था। तो इस वीडियो में मैं उस समय के ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको हिरोशिमा में हुए दुनिया का पहले परमाणु बम हमले की घटना का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम क्यों गिराया था, इस हमले के लिए हिरोशिमा शहर को ही क्यों चुना गया था, इस हमले से पहले अमेरिका और जापान के बीच क्या कोई शांति वार्ता हुई थी, अगर हुई थी तो उसका नतीजा क्या निकला था, अमेरिका ने इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया था, और जिस टीम ने यह बम गिराया था हिरोशिमा पर, क्या उन्हें इस हमले के बाद किसी भी तरह का कोई अफसोस हुआ था। इस हमले के बाद हिरोशिमा शहर की क्या हालत हुई थी और विस्फोट के बाद हिरोशिमा पर जो काली बारिश हुई थी उसकी क्या कहानी है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले की वीडियो में हमने परमाणु बम का आविष्कार कैसे हुआ था उसका पूरा इतिहास जाना था। तो वो वीडियो जहां से खत्म हुई थी वहां से आज की ये वीडियो शुरू होगी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कृपया पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज की वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। तो 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में परमाणुओं पर बहुत काम हुआ। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के अलग अलग देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में लगे थे और आखिर में अमेरिका ने अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान परमाणु बम बनाकर 16 जुलाई 1945 को इसका परीक्षण भी कर लिया था। यह सब हमने पिछली वीडियो में विस्तार से जाना था। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, अगर आपको उसका नाम पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसे अमेरिका बहुत खर्च करके परमाणु ताकत बना, वैसे ही बाद में हमारा भारत भी परमाणु ताकत यानी न्यूक्लियर पावर कंट्री बना। लेकिन भारत के लिए ये इतना आसान नहीं था। बहुत सारी पाबंदियां और बाहरी ताकतों की कड़ी निगरानी के बावजूद भारत भी परमाणु ताकत देश बन गया। इस बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, लेकिन अगर आपको भारत परमाणु ताकत कैसे बना वो विस्तार से जानना है तो आप कुकू एफएम ऐप में हाउ इंडिया बिकम अ न्यूक्लियर पावर ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसमें भारत के परमाणु ताकत बनने का पूरा इतिहास सुनकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। कुकू एफएम भारत का बहुत ही बढ़िया ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000+ घंटे से अधिक कंटेंट लाइब्रेरी है, 4.5+ से अधिक रेटिंग और नॉन फिक्शन कंटेंट की एक विशाल लाइब्रेरी के साथ कुकू एफएम ऑडियो सीखने के अपने आसान माध्यम के साथ जीवन को बदलना चाहता है, जहां पर आप बुक्स को पढ़ने की जगह सुन सकते हैं, यानी आप कोई भी दूसरा काम करते हुए बुक सुन सकते हैं। इसमें महान लोगों की बायोग्राफी और बहुत कुछ है जो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम ने हमारे चैनल के सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है। इनका नॉर्मली चार्ज 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सिर्फ 199 में। अगर आप कूपन कोड EIS50 इस्तेमाल करेंगे तो पहले 250 लोगों को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर कीजिए। अब मई 1945 में हिटलर यानी नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद यूरोप में तो युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इस तरफ पैसिफिक में अभी भी युद्ध जारी था, जिसमें एक तरफ जापान और सामने अमेरिका था। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन बैठे थे? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही जापान अपने कुछ जरूरी चीजें जैसे तेल और अनाज अमेरिका से मंगवाता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान एशिया के इन सभी देशों को कब्जा लेता है। इस मैप में जितने देश लाल कलर में है उन सभी देशों को जापान ने कब्जा लिया और जापान और आगे बढ़ रहा था। इस कारण अमेरिका ने जापान को तेल और अनाज देना बंद कर दिया। अब तेल के बिना जापान का युद्ध लड़ पाना मुश्किल हो रहा था। इस कारण जापान अमेरिका से नाराज हो गया और इस पैसिफिक महासागर में अमेरिका का जो सबसे बड़ा मिलिट्री अड्डा था पर्ल हार्बर, ये वाला, इस पर जापान ने हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है
तो आप मेरा दूसरे विश्व युद्ध का ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने सब विस्तार से समझाया है। तो जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देशों पर कब्जा किया था उन सभी को अमेरिका एक के बाद एक आजाद करा रहा था जापान से, जो साल 1942 में शुरू हुआ था। अब मई 1945 में यूरोप में तो युद्ध खत्म हो गया, लेकिन एशिया में जापान अभी भी अमेरिका से लड़ रहा था। और तभी 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने दुनिया के पहले परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर दिया। तो इसके बाद अमेरिका के पास दो रास्ते थे जापान को हराने के लिए। या तो अमेरिका जापान पर कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करे, जैसे इससे पहले अमेरिका और उनके साथी देशों ने जर्मनी पर किया था डी-डे लैंडिंग, वैसा ही ऑपरेशन। या फिर अमेरिका परमाणु बम गिराकर जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करे। अब मिलिट्री ऑपरेशन में जापान के साथ साथ अमेरिका के भी कई सैनिक मर सकते थे, और परमाणु बम से जापान के कई आम लोग जिनका युद्ध से कुछ लेना देना ही नहीं था वो भी मर सकते थे। इस कारण सभी अलाइड देश जो यूरोप का युद्ध जीते थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर मुख्य थे, इनके लीडरों की जर्मनी के पोस्टडेम शहर में मीटिंग हुई 26 जुलाई 1945 के दिन। यह उस समय की इमेज है। इसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन है, ये यूएसएसआर के लीडर स्टालिन है और ये ब्रिटिश प्रेसिडेंट चर्चिल है। इसके अलावा इनमें चीन भी मुख्य देशों में शामिल था। तो इस मीटिंग में जापान को एक अल्टीमेटम भेजा गया, ये उसकी इमेज है। इसमें जापान को दो ऑप्शन दिए गए। पहला ये कि जापान बिना कोई शर्त आत्मसमर्पण कर दे, और जापान ने जो वॉर क्राइम किए थे एशिया के देशों पर, खासकर चाइना में जो नानजिंग नरसंहार, कंफर्ट वुमन जैसे अपराध जापान की सेना ने किए थे, उनको सजा दी जाए, और आखिर में जापान लोकतंत्र को अपनाए। और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर जापान ने आत्मसमर्पण करने से मना किया तो सभी अलाइड देश मिलकर जापान पर एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। इस न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। तो 26 जुलाई को यह अल्टीमेटम जापान को भेजा गया, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया था कि अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराएगा। अगर यह पहले ही जापान को बताया गया होता तो शायद इतिहास आज कुछ और ही होता। खैर, तो इस अल्टीमेटम का जापान ने क्या जवाब दिया, तो इसे लेकर इतिहास में विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जापान के लीडरों ने इस अल्टीमेटम को रिजेक्ट कर दिया था, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जापान ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया था, यानी इसे लेकर मतभेद है। फिर भी ज्यादातर यह बताया गया कि 29 जुलाई को जापान ने यह अल्टीमेटम रिजेक्ट कर दिया कि हम बिना कोई शर्त आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। कुछ शर्तें हमारी भी है, अगर वो आप मान ले तो जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। लेकिन असलियत में अमेरिका को जापान का आत्मसमर्पण बिना परमाणु हमले के मंजूरी नहीं था। इस कारण अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दे दिया। अब इस डॉक्यूमेंट को देखें, यह परमाणु बम गिराने का आदेश है, लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि यह आदेश 25 जुलाई को ही दे दिया गया था, यानी पोस्टडेम डिक्लेरेशन से पहले। अब इस इमेज को देखें, यह टारगेट कमेटी है। इन्हें यह तय करना था कि जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराना है और वो क्यों गिराना है। तो बहुत जल्द इन्होंने जापान के 4 शहरों के नाम दिए, जिसमें हिरोशिमा, कोकुरा, क्योटो और निगाता शहर शामिल थे। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, उनमें से कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि परमाणु बम जापान के वैसे एरिया में गिराया जाए जहां पर कम से कम आबादी हो, ताकि ज्यादा मासूम लोग भी ना मरे और जापान आत्मसमर्पण भी कर दे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन और कुछ आर्मी अधिकारियों को यह मंजूर नहीं था, और दूसरी ओर तब जापान काफी कमजोर भी हो चुका था, और 1945 में जापान के लिए इस युद्ध को जीतना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन हो गया था। 1-2 छोटे मोटे ऑपरेशन से भी जापान आत्मसमर्पण कर सकता था। और एक सच्चाई यह भी है कि जुलाई 1945 में जापान शांति वार्ता के रास्ते तलाशने लगा था। पोस्टडेम डिक्लेरेशन के एक सप्ताह पहले ही यूएसएसआर के मॉस्को शहर में जापानी राजदूत ने सोवियत विदेश मंत्री से मिलकर उन्हें अनुरोध किया कि पोस्टडेम डिक्लेरेशन के नेताओं से कहा जाए कि जापान उनके साथ शांति वार्ता चाहता है। लेकिन संसार की प्रथम परमाणु शक्ति बन चुके अमेरिका के राष्ट्रपति की दिलचस्पी किसी शांति वार्ता में नहीं, जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण में थी। इस इमेज को देखें, यह है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बायरेंस। इनका मानना था कि अगर अमेरिका जापान पर मिलिट्री ऑपरेशन करेगा तो इसमें कम से कम 5 लाख लोग मारे जाएंगे, इसलिए मिलिट्री ऑपरेशन की जगह परमाणु बम गिराना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा
कि जापान और अमेरिका पिछले 4 सालों से युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें अभी तक टोटल 2,92,000 लोग मारे गए थे। लेकिन इनका मानना था कि इस आखिरी ऑपरेशन में 5 लाख लोग मर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लीडर लेस्ली ग्रोव्स का कहना था कि अमेरिका ने $2 अरब से भी ज्यादा खर्च किया है परमाणु बम बनाने के लिए, तो इसे ऐसे ही नहीं बनाया गया और अमेरिका इसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो दुनिया समझेगी कि अमेरिका ने कोई परमाणु बम बनाया ही नहीं है, इस कारण हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रूमैन को इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि ट्रूमैन से पहले रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने यूएसएसआर के लीडर स्टालिन से एक वादा किया था कि अगर यूएसएसआर अमेरिका का साथ देकर जापान से लड़ने आएगा तो जापान की कॉलोनी मंचूरिया, ये वाली जो चाइना का एक भाग था, वो यूएसएसआर को दिया जाएगा। इस कारण ट्रूमैन चाहते थे कि यूएसएसआर इस पैसिफिक युद्ध में कूदे, इससे पहले ही अमेरिका इस युद्ध को समाप्त कर दे, ताकि रूजवेल्ट ने जो वादा किया था वो अमेरिका को ना निभाना पड़े। इस कारण जुलाई के आखिरी दिनों में अमेरिका ने जापान के आसमान से उनके शहरों पर विनाशकारी हमले की चेतावनी देने वाली चिट्ठियों को गिराया कि आप पर एक भयानक हमला हो सकता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, उनमें से एक चिट्ठी है जिसमें जापानी भाषा में लिखा गया था कि विनाशकारी हमले के लिए तैयार रहें, लेकिन इसमें भी परमाणु बम का उल्लेख नहीं किया गया था। इसी कारण तो लियो सिलार्ड जैसे वैज्ञानिक चाहते थे कि जापान को साफ साफ परमाणु बम की धमकी दी जाए पहले, वरना दुनिया के सामने अमेरिका को मुंह झुकाने की नौबत आ सकती है। अब इस मैप को देखें। अमेरिका को जापान पर जो बम गिराना था वो सीधा ही अमेरिका से नहीं भेजना था, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है। इस कारण बम गिराने के ऑर्डर के बाद अमेरिका ने पहले बम के अलग अलग स्पेयर पार्ट, यहाँ पर एक आइलैंड है टेनियन आइलैंड, यहाँ पर स्पेयर पार्ट लाए गए और उसके बाद इस जगह पर परमाणु बम तैयार किया गया और करीब 31 जुलाई तक में यह बम तैयार हो गया था। और अगले ही दिन यानी 1 अगस्त 1945 को यह बम जापान पर गिराना तय हुआ। लेकिन उसी दिन यानी 1 अगस्त को जापान में एक तूफान आया जिससे मौसम बिल्कुल खराब हो गया था। इस कारण बम को सही ठिकाने गिराना मुमकिन नहीं था, इसलिए जब तक मौसम साफ ना हो तब तक अमेरिका को इंतजार करना पड़ा। अब इस इमेज को देखें। ये अमेरिकी वायुसेना के वो टीम मेंबर है जिन्हें दुनिया के पहले परमाणु बम का विस्फोट करना था। इस काम के लिए इस टीम ने अभ्यास के तौर पर जापान पर 49 बम गिराए थे जो छोटे छोटे बम थे, ताकि इनकी सही से प्रैक्टिस हो जाए, जिसमें जापान के लगभग 400 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। यानी यह टीम परमाणु बम गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी, बस अब मौसम साफ होने का इंतजार था। अब जापान के जिन शहरों पर बम गिराना था उसमें ज्यादातर अमेरिकियों की पहली पसंद थी जापान का हिरोशिमा शहर, जो यहाँ पर आता है। तो इस हमले के लिए हिरोशिमा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जापान की राजधानी टोक्यो उनका सबसे बड़ा शहर था, लेकिन टोक्यो पर युद्ध के दौरान कई बार बमबारी हो चुकी थी। ऐसे में परमाणु बम से होने वाली तबाही और पहले से हुई तबाही में अंतर कर पाना मुश्किल होता। और पूरे दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर किसी भी तरह की कोई बमबारी नहीं हुई थी, यानी अभी तक हिरोशिमा बमबारी से बिल्कुल अछूता था। इस कारण हिरोशिमा पर परमाणु बम के प्रभाव को देखना और उसे समझना आसान रहेगा, ऐसा ज्यादातर अमेरिकियों का मानना था। इसके अलावा हिरोशिमा जापान का एक प्रमुख बंदरगाह है और एक सैन्य मुख्यालय भी था। यहीं से जापान की सेना के लिए ज्यादातर सप्लाई होती थी। कुल मिलाकर एक साफ सुथरे शहर पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका उनकी तस्वीरें लेना चाहता था, ताकि इसका विध्वंस कैसा हो सकता है उसका अंदाजा लग सके। अब इस इमेज को देखें। यह है लियो सिलार्ड, जो परमाणु बम बनाने वाली टीम के एक मुख्य वैज्ञानिक थे। परमाणु बम के आविष्कार वाली वीडियो में हमने इनके बारे में विस्तार से जाना था। तो इन्हें जब पता चला कि अमेरिका अब जापान पर परमाणु बम गिराने वाला है, तो इन्होंने इसका विरोध किया कि हमने हिटलर यानी जर्मनी को हराने के लिए बम बनाया था और जापान अब हारने के कगार पर ही है, तो परमाणु हमला अब जरूरी नहीं है। इस कारण इन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन को एक लेटर भेजा, जिसमें इनके साथ 88 और वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर भी थे जो इस हमले के विरोध में थे। लेकिन बदकिस्मती से यह लेटर ट्रूमैन तक कभी पहुंचा ही नहीं। खैर, तो 6 अगस्त 1945 की रात 2 बजे इन टेनियन आइलैंड से अमेरिकी विमान इनोला गे ने उड़ान भरी। ये उड़ान भरने के पहले की तस्वीर है। ये पॉल तिबेट्स है जो इस विमान के कप्तान थे। इन्होंने सुबह 6 बजे घोषणा की कि लिटिल बॉय नामक परमाणु बम लेकर
हम बहुत जल्द जापान के ऊपर पहुंचने वाले हैं। और तब हिरोशिमा में क्या माहौल था। करीब 7 बजे जापानी रडार ने इस अमेरिकी विमान को अपनी ओर आते देख लिया और तुरंत ही जापानी मौसम विभाग ने हिरोशिमा में रेडियो के जरिए चेतावनी जारी कर दी कि शहर पर बड़ा हमला हो सकता है। और इसके तुरंत बाद एक जापानी मौसम विमान ने शहर के चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें अमेरिकी बम वर्षक का कोई निशान नहीं मिला। इस कारण हिरोशिमा के लोगों ने फिर से अपना दैनिक काम शुरू कर दिया, यह मानकर कि अब खतरा टल चुका है। फिर 7:25 पर अमेरिकी विमान एनोला गे 26,000 की फीट की ऊंचाई पर हिरोशिमा के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इन्हें हिरोशिमा शहर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इस कारण ये आगे एक चक्कर लगाकर जब वापस 8 बजे हिरोशिमा के ऊपर आया, तब जापानी रडार ने फिर से इसे डिटेक्ट कर लिया और रेडियो से हिरोशिमा के लोगों को फिर से चेतावनी दी गई कि सुरक्षित जगह पर शरण ले ले। लेकिन इस बार कई लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय कुछ चंद अमेरिकी लोगों को छोड़कर दुनिया को यह नहीं पता था कि एक परमाणु बम से पूरा शहर भी तबाह हो सकता है। लोगों के लिए बस एक कल्पना थी, क्योंकि तभी तक इतिहास में कभी परमाणु बम हमला हुआ ही नहीं था और ना ही इसके बारे में लोग जानते थे। यानी अगर मैं और आप हिरोशिमा में मौजूद होते उस समय, तो हम भी वही करते जो उन लोगों ने किया था। लोग अपने काम धंधे पर निकलने लगे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। बस लोगों को यही लग रहा था कि जैसे रोज दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही आज भी दिन शुरू होगा, क्योंकि इन्हें अंदाजा नहीं था कि यह शांति तूफान आने के पहले की शांति थी। खैर, तो 8:09 पर अमेरिकी पायलट को नीचे हिरोशिमा शहर दिखाई दिया। यह उस समय के हिरोशिमा शहर की तस्वीर है, जिसमें होनकवा और मोटोयासु नदी जहां पर मिलती है, यानी यहां पर इस टी आकार के एओए ब्रिज परमाणु बम गिराने का लक्ष्य था। और इसके ऊपर आसमान में अमेरिकी विमान की बेली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय, जो एक यूरेनियम बम था, वो पहला विमान एनोला गे में रखा गया था। इसके 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था और इसके पीछे एक तीसरा विमान भी उड़ रहा था, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इस घटना की तस्वीरें लेना था। और ठीक 8:13 पर कप्तान पॉल तिब्बत्स ने आदेश दिया कि सब अपने गॉगल्स पहन लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य एओए ब्रिज दिख गया है। और ठीक 8:15 पर लिटिल बॉय परमाणु बम हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसे नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे, लेकिन तेज हवा के कारण अपने लक्ष्य एओए ब्रिज से 250 मीटर दूर एक सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल के ऊपर यह बम फटा, लेकिन जमीन पर नहीं, जमीन से कुछ 600 मीटर ऊपर हवा में ही फट गया था। और जब यह फटा तो तापमान अनुमानित 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। इस विस्फोट ने केंद्र से 10 किलोमीटर के दायरे में आई हर चीज को राख में तब्दील कर दिया था। हिरोशिमा के टोटल 90,000 घरों में से 60,000 घर या तो तहस नहस या क्षतिग्रस्त हो गए। शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी से फैल गई, जिस कारण हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 में से 80,000 से ज्यादा लोग राख बनकर हवा में उड़ गए। ये ओरिजिनल इमेज है हिरोशिमा विस्फोट की। बादलों के बीच सफेद धुएं वाला आग का गोला 3,000 फीट तक ऊपर उठा, जो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे देखने के बाद अमेरिकी पायलट के मुंह से निकल गया कि यह विस्फोट कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कहूं मैं, एक ऐसी आग जिसने बड़ी तेजी से शहर को अपनी चपेट में ले लिया और पल भर में हिरोशिमा में सब कुछ निर्जन हो चुका था। चंद सेकंड के लिए मैंने पलटकर यह सब देखा और फिर आगे चल दिया। फिर अमेरिकी सरकार को मैंने संदेश भेजा कि परिणाम सफल, विमान में हालत सामान्य। जिस संदेश के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा करते हुए कहा कि अब से कुछ देर पहले एक अमेरिकी विमान ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। यह बम 20,000 टन TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2,000 गुना अधिक शक्तिशाली था। और यह परमाणु बम है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति है, जिसके लिए हमने $2 अरब का खर्च किया है। और इस तरफ हिरोशिमा में परमाणु धमाके के आसपास के लोगों के लिए मौत से बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यानी उस दिन जो लोग भी हिरोशिमा में थे वो या तो मारे जा चुके थे या जो बच गए थे उन पर रेडिएशन का असर हुआ था। और एक ऐसा असर था
जो कि उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी दिखाई देने वाला था। उस समय जापान ने इस हमले में मरने वाले नागरिकों की आधिकारिक संख्या 1,18,661 बताई थी, लेकिन बाद के अनुमानों के अनुसार हिरोशिमा की कुल 3,50,000 की आबादी में से 1,66,000 लोग इसमें मारे गए थे। इस हमले में 90% हिरोशिमा का मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर भी मारे जा चुके थे और ज्यादातर अस्पतालें भी तबाह हो चुकी थी। रेलवे नेटवर्क टूट चुका था, बस और गाड़ियां भी जल चुकी थी या खराब हो चुकी थी। तो जिंदा बच गए और गंभीर रूप से बीमार जो थे उन लोगों का इलाज करना मुश्किल हो गया था, जिस कारण भी कई लोग जो जिंदा बच सकते थे वे मारे गए थे। और जापानी सरकार ने हमले से प्रभावित लोगों को फ्री सुविधा देने का भी आदेश दिया था, लेकिन डॉक्टर ही नहीं थे तो इलाज कौन करता। इस विस्फोट के बाद हिरोशिमा में जगह जगह पर आग लग गई थी। ये आग 3 दिनों तक जारी रही। इस विस्फोट से इमारतों में लगी टाइल्स के साथ आसपास के मकानों का तांबा भी पिघल गया था। इस इमेज को देखें। इस तरह से शहर के सभी पेड़ों की पत्तियां जड़ चुकी थी और इस विस्फोट के बाद आसमान में उठे धुएं और रेडिएशन के कारण हवा से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और इसकी वजह से शेल्टर में छिपे कई लोग भी सांस ना ले पाने की वजह से मारे गए थे। यानी कुल मिलाकर हिरोशिमा धरती पर एक जीता जागता नर्क बन चुका था, क्योंकि इस विस्फोट के कुछ आधे पौने घंटे के बाद हिरोशिमा पर काली बारिश होनी शुरू हो गई, जैसी बारिश धरती पर पहले कभी नहीं हुई थी और ना ही किसी ने इसके बारे में कभी सुना था। तो ये काली बारिश क्या थी? इस इमेज को देखें। परमाणु हमले से नष्ट हुई इमारतों का मलबा, गंदगी और राख बम से निकले रेडिएशन पदार्थ के साथ मिलकर वातावरण में एक मशरूम रूपी बादल में तब्दील हो गया, जो पदार्थ वायुमंडल में वाष्प के साथ मिल गया, जिसके बाद काले रंग की बड़ी बड़ी बूंदें धरती पर गिरने लगी, जिसे काली बारिश कहते हैं। इसमें जो काले धब्बे हैं वो इस बारिश में आसमान से गिरे थे। इस काली बारिश में जिंदा बचे लोगों ने इसे बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में वर्णित किया है, जो सामान्य बारिश की बूंदों की तुलना में बहुत भारी थी। इस बारिश के संपर्क में आने से लोगों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हुई। शहर की जमीन और नदियों का पानी भी रेडिएशन से दूषित हो गया था और ग्राउंड जीरो से तकरीबन 29 किलोमीटर के दायरे में यह काली बारिश हुई थी। यानी हिरोशिमा शहर के बाहर भी यह बारिश हुई थी। इसी कारण तो इस घटना को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है, जिसने कुछ ही समय में एक पूरे शहर को निगल लिया था। अब इस इमेज को देखें। इस परमाणु हमले में कुछ पुलिस वालों ने एक खास तरीके से छुपकर अपनी जान बचाई थी। इस तरह से खुद को हर ओर से छुपाकर। इस तकनीक को डक एंड कवर कहा जाता है। इस तरह से कई पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई थी। इस हमले में मरने वाले लोग जापान के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन इनके साथ कोरिया के कई लोग जो जापान की गुलामी के कारण हिरोशिमा में गुलामी कर रहे थे। वैसे 70,000 गुलामों में से तकरीबन 50,000 कोरियाई लोग मारे गए थे। इसके अलावा इस परमाणु बम हमले में 1 दर्जन से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, जिस बात को साल 1970 में अमेरिका ने स्वीकार किया था। अब इस इमेज को देखें। यह है सातोशी नाकामुरा, जो हिरोशिमा के एक स्थानीय पत्रकार थे। उस रात ही अपने दोस्त के यहाँ, जो हिरोशिमा शहर से थोड़ी दूरी पर था, वहां पर ये सो रहे थे और सुबह जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उसके धमाके से ये जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। यानी ये हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले दुनिया के पहले पत्रकार थे। उन्होंने अपनी समाचार एजेंसी को बताया कि 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास तरह का बम गिराया है, जिससे हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए हैं। लेकिन ब्यूरो चीफ ने उनकी इस बात को यह कहते हुए टाल दिया कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग नहीं मर सकते। यह खबर सही नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट में हताहतों की संख्या बदल दें। अब इस इमेज को देखें। ये किंगनो नाम के पेड़ है जो हिरोशिमा में पाए जाते हैं। अब इसे आप चमत्कार कहें या कुछ और, इस परमाणु विस्फोट से इन पेड़ों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था और उस समय के 6 पेड़ आज भी हिरोशिमा में मौजूद हैं। और इस हमले के बाद हिरोशिमा की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई और लोगों का मानना था कि अब इस जमीन पर कुछ भी नहीं उग सकता। लेकिन ओलियंडर फ्लावर, जो हिरोशिमा शहर का एक आधिकारिक फूल है, यह फूल इस परमाणु बम गिरने के बाद सबसे पहली बार खिला था।
तो इस तरह से 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराकर अमेरिकी प्रशासन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। पर एक अमेरिकी पायलट, ये उनकी इमेज है। यह क्लॉड ईथरली। हिरोशिमा विध्वंस देखकर पश्चाताप से भरे अमेरिकी पायलट की कहानी इस बुक में है। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर ये अपनी कारागुजारी देखने हिरोशिमा गए थे, लेकिन इस भयानक घटना का अंजाम देखकर इनकी रूह कांप गई। असल में इन्हें पता ही नहीं था कि उनके विमान में एक ऐसा भयानक हथियार है जिस हथियार का अंजाम ऐसा होगा। इनके हृदय में करुणा उभर आई। लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने इन्हें इनाम दिया कि ईथरली एक वॉर हीरो है, इन्होंने बहादुरी का काम किया है। पर ईथरली की आत्मा कहती थी कि उसने महापाप किया है, इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका देश अमेरिका तो उसे हीरो मानता था। इस कारण इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और बाकी की पूरी जिंदगी मामूली से मामूली काम किया। लेकिन फिर भी वे एक महान वॉर हीरो थे। पर क्लॉड ईथरली महानता नहीं, खुद को सजा देना चाहते थे। इस कारण आज क्लॉड ईथरली परमाणु हथियार का विरोध करने वाली आत्मा का दूसरा नाम है। और इस घटना के बाद हिरोशिमा में इस घटना का एक म्यूजियम बनाया गया है, जहां पर परमाणु विस्फोट से हुए महाविनाश को प्रदर्शित किया गया है। अगर कभी आपको मौका मिले तो यहाँ पर जरूर जाना, क्योंकि जिन्होंने ये देखा है वे लोग कहते हैं कि आप जैसे म्यूजियम के अंदर जाते हैं, बाहर निकलकर आप वैसे ही नहीं रहे थे जैसे पहले थे। आप एक बदले हुए व्यक्ति, एक परमाणु विरोधी, युद्ध विरोधी बनकर बाहर आएंगे। इसी कारण तो कई इतिहासकार हिरोशिमा शांति संग्रहालय की तुलना हिटलर के सबसे बड़े यातना शिविर ऑश्विट्ज से करते हैं, क्योंकि ये दोनों संग्रहालय दूसरे विश्व युद्ध में हुई अमानवीय क्रूरता के जीते जागते उदाहरण है। इस बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हिटलर यानी उनके नाजी डॉक्टरों ने ऑश्विट्ज यातना शिविर में जो अमानवीय प्रयोग किए थे उसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया है। तो इस घटना से पहले जापान एक युद्ध प्रेमी देश था, लेकिन इस घटना के बाद जापान युद्ध और परमाणु हथियारों का विरोधी देश बन गया। इस कारण हिरोशिमा में जापान ने साल 1965 से ही परमाणु हमले में मरे लोगों के लिए शांति की एक लौ जला रखी है। ये उसकी इमेज है और ये तब तक जलती रहेगी जब तक पूरी दुनिया के परमाणु हथियारों को समाप्त नहीं कर दिया जाए। यानी इस हमले से पहले कई सदियों तक हिरोशिमा शहर अलग अलग जापानी शासकों के लिए एक मिलिट्री अड्डा था, लेकिन इस हमले के बाद हिरोशिमा शहर परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आज दुनिया का केंद्र बन गया है। तो ये इतिहास था हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले का। आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।